एजुकेशन में एक ईजी में खुश आमदीद। मैं हूँ साबिर जानमरी। तो आज मैं जो है ना एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग MCQs हैं। इस पर मैंने रिसर्च किया है। 100% तस्दीक शुदा जवाबात हैं, स्कॉलर से रिव्यू शुदा तसली बख्श जवाबात, 0% गलती है इनके अंदर। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं हेड मास्टर और हेड मास्टर्स के, तो उन्हीं से मैंने ये लिए हैं। जो पास्ट पेपर होते हैं वो हमारे लिए उस्ताद की हैसियत रखते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर से हमें एजुकेशन के स्कोप को पता चलता है कि पेपर किस किस टॉपिक से आना है और किस किस एरिया से आना है। इसलिए पेपर्स को ज़रूर टच किया जाए। तो यहाँ हमने कोशिश किया है। ये जो है ना डॉक्टर फरहाना असगर साहब हैं गुजरा से, इन्होंने तहकीक में बहुत बड़ी मदद की मेरी। तो वैसे ये साहबा जो है डॉक्टर साहबा जो है ना आर्टिकल्स लिखती हैं, बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखती हैं और मुझे भी सिखाया इन्होंने। और ये साबिर जानमरी बकलम खुद मैं हूँ। कुवत है हमारे अदनान सगीर साहब हैं, साबिर हुसैन फ्राम बुरे वाला एजुकेशन एकेडमिया से हैं। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे जो है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर दिए। अफाज नईम साहब हैं मुल्तान से, मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये एक दोस्त जो है ना यहाँ पर मिस हो गया हमारा। ज़ियाउल खटक साहब हैं बकर से, नवीद अहमद तसीर साहब हैं, तनवीर शाह साहब हैं, मोहम्मद खालिद कैसर अब्बास बिमानी साहब हैं, ज़ीशान साहब हैं बकर से, इरफान आशिक साहब हैं, जायद मोहिद्दीन साहब दानी स्कूल से हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मोहम्मद अली मलिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जो तो मुजफ्फरगढ़ से हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फरहान अब्दुल्ला फ्राम बावलपुर से हैं, तौफीक साहब हैं, रिजवान साहब हैं लाहौर से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। गजनफर अब्बास साहब हैं, वाजिद अली राजा साहब हैं लाहौर से, अच्छे दोस्त हैं हमारे। मज़हरियात साहब हैं, हम्माद अब्दुल्ला फ्राम रावलपिंडी से हैं, अमजद रंद साहब हैं, फ़याज़ुल हसनैन फ्राम बकर से हैं। अब जो जल्दी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये मैंने कुछ जो है ना ये कन्फ्यूजिंग MCQ यहाँ पर लिख लिए हैं। नंबर 1 पे टीचर स्टेट एंड परफॉर्म इन, ये पास्ट पेपर में आया हुआ था 3-4 पेपर के अंदर। तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीचर जो ना परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली बच्चों के सामने, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसका हो गया। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था और इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूज वाले आंसर आ रहे थे बच्चों के डिस्कशन के दौरान। अच्छा, मोटिवेशन इन विच डन समथिंग फॉर ओन सेक, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। ठीक है ना, जो आपकी अंदर की कोई ख्वाहिश हो उसके तहत आप कोई काम करें तो ये इंट्रिंसिक होगी, एक्सट्रिंसिक नहीं होगी ये। नेक्स्ट है ये जॉन डेवी थाट्स रिफ्लेक्ट इन लर्नर सेंटर करिकुलम। जॉन डेवी जो है ना वो लर्नर सेंटर के बारे में ज़्यादा वो करता है, वो टीचर सेंटर की मुखालफत करता है। ये तो वैसे आम क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आया हुआ है। ये हु इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर, ये भी क्वेश्चन हर पेपर में आता है। तो ये जो करिकुलम एक्सपर्ट होते हैं ये करिकुलम प्रैक्टिशनर नहीं है, क्योंकि इनका काम है करिकुलम बनाना, बिल्ड करना। जो प्रैक्टिशनर होते हैं या इम्प्लीमेंटर होते हैं वो एडमिन होते हैं या टीचर होते हैं। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हमारा इस्लामिक एंड नॉन गवर्नमेंटल, ये कौन सा दर था? ये दारुल उलूम देवबंद। इसका काम सिर्फ आज़ादी हासिल करना था और इस्लाम की तालीम देना था, अंग्रेज़ी के भी खिलाफ थे ये। तो बिल्कुल ये नॉन गवर्नमेंटल था, इसको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी कन्फ्यूजिंग था। सुपरविजन करेक्टराइज्ड एज इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। सुपरविजन जो है ना वो लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है ना, इसका और कोई काम नहीं सुपरविजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइनल अप्रूवल ऑफ करिकुलम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो करिकुलम की जो फाइनल अप्रूवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है। अब नेक्स्ट जो हमारा ये MCQ है, ये इंस्पेक्शन कंसेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ और सबसे जो पुराना मुल्क था वो भी इंग्लैंड ही था। अमेरिका तो बाद में आया ना। ये जो इंग्लिस्तान है इंग्लैंड है, बरसगीर पर भी ये काबिज़ रहा कई 100 साल तक। तो यहाँ से जो है ना बहुत डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट जो है ये हमारी एक फिलोसफिकल टर्म है, डिटर्मिनिंग गुड और बैड ऑफ समथिंग। ये किस ब्रांच ताल्लुक़ रखता है? तो ये एक्सियोलॉजी से है।
क्योंकि हमने याद रखा है कि ए वी एक्सियल जी से वैल्यूज़ आते हैं, ये वैल्यू में आता है, एथिक्स में आता है ये। तो एस्थेटिक्स और होती हैं, वहाँ पर जो है ना ब्यूटी की भी बात होती है और वो गैर अखलाकी भी हो सकती हैं। ये एथिक्स जो है ना ये अखलाक के दायरे अंदर आते हैं। तो ये गुड और बैड हो गया, ये एक्सियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। तो नेक्स्ट है हमारा हेड ट्रीट स्ट्रिक्टली इन, ये कौन सी थ्योरी है? ये एक्स थ्योरी है, जिसको ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं, अथॉरिटेटिव थ्योरी भी कहते हैं। ये बहुत सख्त होती है। तो इन थ्योरीज़ के बारे में जो वाई थ्योरी है वो डेमोक्रेटिक भी उसको कहते हैं। जेड थ्योरी भी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो भी बहुत खूबसूरत थ्योरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत सारा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये है प्रोफेशन एज अ सर्विस है, ये जॉब नहीं है। लोग जो है ना इसको जॉब कहते हैं, बच्चे जॉब बोलते हैं इसको, वो गलत बोलते हैं। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। ये जो है सर्विस है, प्रोफेशन इज सर्विस। नेक्स्ट जो है ना हमारा ये भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये शाह वलीउल्लाह फ़िलासफ़ी कौन सी थी? शाह वलीउल्लाह की फ़िलासफ़ी वो रियलिज़म थे, रियलिस्ट थे। 18वीं सदी के जो है ना ये मुस्लिम स्कॉलर थे। ही वॉज अ रियलिस्ट इन हिज पोलिटिकल थिंकिंग। तो उस वक्त जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो पोलिटिकल थिंकिंग में रियलिस्ट थे। जहाँ बात पोलिटिकल थिंकिंग किया जाए, पोलिटिकल की बात आ जाए ना, तो वो रियलिस्ट ही थे। फ़िलासफ़ी और पोलिटिकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो पोलिटिकल थिंकिंग है ना, ये पोलिटिकल अवेयरनेस जो है ना, ये रिकन्स्ट्रक्शन से शुरू होती है। खुद सोचेंगे ये आखिरी दर्जा है हमारे फ़िलासफ़ी का। नेक्स्ट है ही हैड आ क्लियर विजन ऑफ सोसाइटी के बारे में क्लियर विजन था। रिलीजन के बारे में क्लियर विजन था उसका, एथिक्स के बारे में भी था, मोरल एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी था। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे इसको आइडियलिज्म लिखाते हैं, वो इस वजह लिखाते हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर थे। नहीं भाई, वो मुस्लिम स्कॉलर नहीं थे, वो रियलिज्म से ताल्लुक़ थे, रियलिस्ट थे वो। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी। ये अब एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि वो अपने खुद जिम्मेवार है, अपनी मतलब है कि करने और ना करने का। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म में आएगा। ये फिलॉसफी का टर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये भी। इफेक्टिव लीडरशिप इज़ ड्यू टू ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ लीडर। ये कौन सी थ्योरी है? ये ट्रेड थ्योरी। वर्ड वैसे ट्रेड भी आ गया इसके अंदर। ये ट्रेड थ्योरी है, ये पास पेपर से लिए गए, 2-3 पेपर्स के अंदर आया ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मेथड मेक एजुकेशनल साइकोलॉजी आ साइंस। अब ये एजुकेशन साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो ये कौन सा तरीका है जो इसे साइंस बना देती है एजुकेशन साइकोलॉजी को? तो ये जो पावलोव के जो एक्सपेरिमेंट्स थे या दूसरी चीज़ें थी, ये इसको साइंटिफिक बना देती है। एक्सपेरिमेंटल इसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्ड आएगा। तो ये पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा MCQ है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव्ड फ्रॉम सोसाइटी। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोसाइटी से ड्राइव होते हैं कि हमने बच्चे को क्या क्या तालीम देनी है, सोसाइटी डिसाइड करती है। जिस तरह का हमारा सोसाइटी होगा, कल्चर होगा, तो हम उसी के लिहाज से तालीम देंगे। नेक्स्ट हमारा सोक्रेटिक मेथड, ये डायलेक्टिक मेथड भी इसको कहते हैं। डिस्कशन मेथड मतलब है कि सवाल जवाब वाला मेथड भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आंसर वाला मेथड डायलेक्टिक या क्वेश्चन आंसर वाला मेथड इसको कहते हैं। ये सुकरात ने मेथड पेश किया था पढ़ाने का बच्चों को। नेक्स्ट हमारा जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपर में आता है। एक्विटेंस रोल, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये सैलरी डिस्बर्समेंट के लिए होता है, सैलरी डिसबर्समेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो MCQ है वो है नेशनल करिकुलम इज़ इंटेंडेड है। ये वर्ड इंटेंडेड, तो इंटेंडेड क्या है? तो इसको हम देखते हैं कि रेफर्स टू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सेट एट द बिगिनिंग ऑफ एनी करिकुलर प्लान। ये किसी करिकुलर प्लान के जो ना शुरू में ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाते हैं। प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स गोल्स एंड पर्पसेस सेट एट द बिगिनिंग, तो उसमें सेट कर लिए जाते हैं, उसको फिर जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेशनल लेवल पे होता है, ये इंटेंडेड होता है। नेशनल लेवल पे जो करिकुलम बनता है इंटेंडेड करिकुलम। नेक्स्ट हमारा रूट लर्निंग इज डिमेरिट ऑफ, ये किस चीज़ की डिमेरिट है? ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की डिमेरिट है, जिसे हम लकीर का फ़कीर कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट MCQ है, ये भी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। इसके अंदर प्रोजेक्टर विच प्रोजेक्ट द इमेज ऑन ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। अब ये हमारा ट्रांसपेरेंट आ गया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ।
तो इसके यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये ओपैक लगेगा, इसके दो नाम है, ओपैक भी है, एपिडियास्कोप भी कहते हैं इसको। तो ये जो ना रिफ्लेक्टेड लाइट से काम करता है। दूसरा है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, जैसे OHP कहते हैं, यूज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म। अब इस पर जो है ना मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है ये कि ये ओपैक जो है ना ये कौन सा है और ओवरहेड कौन सा है। ये प्रोजेक्टर ओपैक यूँ है कि आप कोई तस्वीर बनाएं, कोई पेज बनाएं, पेज के ऊपर कुछ लिखें तो उस पर जो ओपैक जो है ना वो लाइट डालती है, उसका जो अक्स है उसको बड़ा करके सामने दिखाता है। ओवरहेड जो है ना वो पुराने ज़माने में जो फिल्म चलती थी उसकी बहुत बड़ी एक तरह से वो स्लाइड होती थी, रील होती थी, या आजकल जो हम कह सकते हैं इसका जो है ना जो एक्सरे मशीन, एक्सरे है हमारा। तो डॉक्टर के पास जाएं तो उनके पास छोटा सा ऐसा डब्बा होता है लाइट जिस पर जल रही होती है जिसके अंदर, तो उसके ऊपर जो ना वो एक्सरे रखते हैं तो उनको साफ दिखाई देता है। ये जो ना ओवरहेड की एक मिसाल है। ये जो ना ओपैक है और ओवरहेड है, इन दोनों का डिफरेंस यूँ समझ लें कि दोनों के लिए लिखा हुआ मटेरियल इस्तेमाल होता है या प्रिंटेड मटेरियल या कुछ भी, लेकिन दोनों का जो ना वो पेपर साइज़ जो जिस तरह आजकल हमारा प्रिंटेड पेपर है, प्रिंटिंग पेपर, उसके साइज़ के बराबर ये मटेरियल होता था। जो ओपैक होता था तो उसके लिए ये जो आम पेज है ये यूज़ होता था, उस पर जो ना बहुत ज़्यादा रोशनी डाल के उसको जो ना रिफ्लेक्ट किया जाता था। लेकिन ये जो ओवरहेड है इसके लिए प्लास्टिक शीट इस्तेमाल होता था, प्लास्टिक फिल्म जिसे कहते थे, तो उस पर जो ना मार्कर की मदद से लिखते थे और रोशनी उसके आर पार हो जाती थी और यूँ वो आगे रिफ्लेक्ट करता था, मतलब ट्रांसपेरेंट होता था ये। तो इस वजह से यहाँ पर जो ना ओवरहेड आएगा। यहाँ जो ना बहुत ज़ोर शोर की बारिश जा रही है तो उसके अंदर जो ना मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर जो ना थंडरस्टॉर्म में इस वक्त। आज नेक्स्ट टाइम हमारा ये इसकी समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। अगर समझ ना भी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट है इसमें जो ना एक एक्सरे की तरह वो प्लास्टिक शीट होती थी और रोशनी उसके आर पार हो जाती थी और उसको विजुअलाइज कर देता था स्क्रीन पर या कपड़े पर या किसी दीवार पर। लेकिन ये जो ओपैक है ये जो ना अक्स देता था, लिखे हुए कागज़ पर रोशनी डाल के उसका अक्स लेता था ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टॉपिक्स भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीचिंग। तो जो चीज़ हम नहीं पढ़ाते या टॉपिक्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो कौन सा करिकुलम होगा? वो होगा नर करिकुलम। लेकिन ये चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हम जो ना वो नहीं पढ़ाते, बच्चों को एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या हमारे पर वक्त नहीं होता, या कुछ जो है ना टीचर्स मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो वो लास्ट में ज्योमेट्री को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो नल करिकुलम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हेड के पेपर में आया हुआ था, डिप्टी डीओ वर्क्स ऑन तहसील लेवल पर होता है ये। नेक्स्ट हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये दो आए होते हैं कि ये इंडिविजुअल है या ग्रुप है। तो ये ग्रुप है जो नॉर्म रेफरेंस होता है। तो इसकी थोड़ी सी पहले डेफिनेशन समझ लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है ग्रुप की शक्ल में। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाए कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क्स इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एक क्राइटेरिया के साथ मेंशन कर दिया गया है कि आपने जो ना 33% मार्क्स लेने हैं या 40% मार्क्स लेने हैं तो आप पास हैं। लेकिन यहाँ पर जो ना उसका एक ग्रुप के साथ वास्ता है कि आपने टॉप करना है। यहाँ पर जो ना 40% मार्क्स मेंशन कर दिए गए हैं, ये परसेंटेज है, ये परसेंटाइल है। आपने इनके 75 परसेंटाइल, इनके 75 परसेंटाइल बच्चों से ऊपर मार्क्स जो लेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर टॉपर्स को चुन लिया जाता है।
वो कौन से टेस्ट होते हैं? वो नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट होते हैं, वहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, तो इसलिए वजह से ये यहाँ पर ग्रुप होगा। ये हमारा जो नेक्स्ट MCQ है, ये हिल्दा ताबा डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अक्सर पेपर में आता है और हर दफ़ा रिपीट ही हो रहा है पेपर के अंदर। ये 1962 में इसने ये डेफिनेशन दी थी। थोड़ा उसको पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वो कहती है, शी सेड करिकुलम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज। ये कोर्सेज ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, ये उनका एक सेट है, एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं, जो कोकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, और इसके अंदर तजुर्बात शामिल हैं। जो हमारे कंटेंट्स हैं, बुक्स हैं, जो ये लिखे हुए हैं, कहानियाँ वगैरह, ये सारी एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे बुजुर्गों के तजुर्बात हैं ये। विच स्टूडेंट्स हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, ये बच्चों को स्कूल की डायरेक्शन के अंदर पढ़ाया जाता है। अब जो अहम है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखें नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वेदर इन द क्लासरूम आर नॉट, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हूँ चाहे क्लासरूम के बाहर हूँ, लेकिन वो करिकुलम का हिस्सा ही होगा। अब उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये जो हमारा फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, जिस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी हमारा करिकुलम हो गया, क्योंकि हम क्लासरूम में उसको नहीं ले रहे होते, बाहर ले रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्शन किसकी होती है? स्कूल की होती है। तो इस वजह से इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा सराहा गया है, और ये अक्सर जो है ना रिपीट होता है कि चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे क्लासरूम के बाहर हो, लेकिन वो करिकुलम ही होगा। उम्मीद है आपको ये जो है ना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है जो है ना, हम देखते हैं, ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मैयर्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स क्या हैं? ये पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को देखते हैं, जांचते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कितना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है, प्रोजेक्टिव टेस्ट आर मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। ये पर्सनैलिटी को असेसमेंट के लिए असेसमेंट करते हैं पर्सनैलिटी की। तलबा को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए जाते हैं, तलबा अपनी मर्ज़ी और टेस्ट की बुनियाद पर मतलब है कि वो करते हैं, उनका जवाब देते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, ये पेपर में तो वैसे कम आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। टाइप्स हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये बच्चों को हम आम देते रहते हैं स्कूल के अंदर भी, लेकिन ये पर्सनैलिटी के लिए भी यूज़ होता है। और थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, जैसे टैट जिसे कहते हैं, फ़ोटो बनाना, इसके अंदर एक बच्चों का कहा जाता है कि आप किसी बर्ड का, किसी पर्सन का तस्वीर बनाएं। थर्ड पर्सन टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है उसकी। और ये है रॉबर्ट्स एप्रिसिएशन टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, ये भी एक बनाया गया था टेस्ट, जिसे RATC कहते हैं। नेक्स्ट जो ना इसका एक टाइप है वो है टेल मी अ स्टोरी टेस्ट, TEMS इसका ये एब्रीविएशन है। ये मैंने लिख लिए हैं, अगर यहाँ पर आ जाएँ तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट है हमारा MCQ, रियल मॉनिटरिंग इन स्कूल ऑन द बेस ऑफ रिलेशन। जो रियल मॉनिटरिंग होती है वो किस बेस पे होती है? वो सोशल पे होती है, मॉरल पे नहीं होती, सोशल। ये अपने इसको याद कर लेना है। वैसे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था पेपर से, मैंने इसको लिया तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं था, लेकिन इसका जो आंसर है वो सोशल आता है। ये पास पेपर के अंदर ठहरा हुआ था, इस तरह से एक फ्रेज मुझे मिल गई। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है तो उसका जो फादर कौन है? वो फैल है। साइंटिफिक या जो पुरानी थ्योरी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं इसको, या ओल्ड थ्योरी भी कहते हैं, या क्लासिक थ्योरी भी कहते हैं, तो वो टेलर था। टेलर ने सबसे पहले ये थ्योरीज दी, ये बेस बना टेलर। तो उसके बाद जो है ना मॉडर्न के लिए ये फादर बना फैल। नेक्स्ट है हमारा MCQ, आर्टिकल्स परचेज्ड। जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो कहाँ दर्ज होती हैं, किस रजिस्टर के अंदर दर्ज होती हैं? तो अक्सर जो है ना यहाँ पर भूल जाते हैं, वो कैश रजिस्टर के अंदर दर्ज होती है, ये नहीं है। ये जो है ना कॉन्टीजेंट रजिस्टर के अंदर दर्ज होती है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, कॉन्टीजेंट जो चार्जेस हैं हमारे, कॉन्टीजेंसीज हैं, मेड पेमेंट एज सून एज एंड इंटर्ड इन द कॉन्टीजेंट रजिस्टर। इसको उर्दू में हंगामी रजिस्टर भी कहते हैं, हंगामी रजिस्टर। इससे आपको याद होगा कि हंगामी तौर पर जो हम फ़ौरन जो कोई चीज़ लेते हैं, जो पेमेंट होती है तो वो हम करते हैं, और उसको हम कॉन्टीजेंट रजिस्टर में लिखते हैं। ये छोटा सा हमारे पास एक मैनुअल टाइप का जैसा रखा होता है, तो उस पर लिखते हैं ये कॉन्टीजेंट रजिस्टर है। तो उसके इंदिरा जो है ना वो कैश रजिस्टर में भी होगा, दोनों में होता है, लेकिन वक्ती तौर पर हम इसको कॉन्टीजेंट रजिस्टर के अंदर लिखते हैं, ये आपने याद करना है। तो नेक्स्ट हमारा MCQ है,
अडाप्टेशन ऑफ पियाजेटी एंड थ्योरी। तो ये जो अडाप्टेशन है इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, ये सिमुलेशन आती है। तो वहाँ पर ये क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो मैंने बस इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पर सिमुलेशन है। सिमुलेशन है क्या चीज़, व्हाट वी नो ऑलरेडी, हम पहले से क्या जानते हैं, ये सिमुलेशन है। इट एड्स न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड, पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, इल्म में इजाफा करना। तो ये सिमुलेशन हो गया। आगे थोड़ा सा इसको मैंने ब्रीफ किया है, मैं आपको आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब है रीस्ट्रक्चर ऑफ आर मॉडिफाई, मतलब है कि नया इल्म जहन में बिठाना। थोड़ा इसको आप आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कीम या स्कीमा, मेंटल पैटर्न्स, ऑपरेशंस एंड सिस्टम्स, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड। स्कीमा क्या है, कुदरत की तरफ से हमारे जहन के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें, कुछ यादाश्त रख दी जाती हैं। बच्चे जो है ना पैदा होते हैं तो पहले रोते हैं, इस तरह से जानवर पैदा होते हैं तो वो अपनी आवाज़ निकालते हैं। ये कुदरती तौर पर एक स्कीमा रखा गया होता है। तो जहन के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये रखे गए होते हैं। इनके तहत जो है हमारा दिमाग जो है वो काम करता है। ये स्कीमात हैं। जिस तरह से हम एक लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर एक बायोस होता है, विंडो तो हम उसकी बात करते हैं ना, तो बायोस जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडो को जो है ना वो विंडोज़ को जो है ना वो ऑपरेट करता है। तो ये जो है हमारे जहन के अंदर पहले से बायोस मौजूद हैं, ये कुदरत की तरफ से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। इस थ्योरी के अंदर जो है ना इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये बच्चों को समझ नहीं आती, तो मैंने थोड़ा सा इसको समझा दूँ। ये जो इक्विलिब्रियम है, अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग एंड देयर एक्सपीरियंस। अब ये जो है ना इक्विलिब्रियम क्या है, जो चीज़ उन्होंने अंडरस्टैंड की हुई होती है, अगर वो उनके सामने आ जाए या उससे उनका वास्ता पड़ जाए, अगर वो दोनों एक जैसी हों तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होंगे। वो थोड़ा इसका मैंने यहाँ पर ब्रीफ किया है। गलीलियो ने आसमान पर एक मूवमेंट सितारा देखा, मूविंग सितारा देखा, मतलब एक दौड़ता हुआ सितारा देखा और ख्याल किया कि ये एक सियारा है। अब वो इसको दूरबीन से देखेगा, अगर वो वाकई सियारा हुआ तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा, क्योंकि उसने जो चीज़ ख्याल किया था उसके जहन के अंदर था, तो उसने उसका तजर्बा भी किया, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा। यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन में तवाज़ुन होगा। अगर वो सियारे की बजाय एलियन या कोई ऐसी दूसरी चीज़ देखेगा तो वो हैरान होगा कि ये क्या चीज़ है, ये सियारा तो नहीं है, ये इसके लिए एक नई चीज़ होगी। फिर वो उसको नया नाम देगा और उसे अकोमोडेशन करेगा, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ है तो उसको अकोमोडेट ही करेगा, सिमुलेट तो नहीं करेगा ना कि सियारों के अलावा भी आसमान पर और चीज़ें हैं। तो ये डिसइक्विलिब्रियम में होगा ये चीज़। डिसइक्विलिब्रियम का थोड़ा सा मैंने नीचे और भी लिखा है। यहाँ पर 2 साल बच्चा है, बच्चे को यकीन है कि डॉगी की जो चार है ना 4 टांगें होती हैं और जिसमें पर बाल होते हैं, ये इसकी स्कीमा है। तो वो तजर्बा करता है, जब वो देखता है किसी और चीज़ को तो वो एक्सपीरियंस करता है। ये 2 साल बच्चा जब बिल्ली को देखता है और अपनी मामा से कहता है कि मामा देखो डॉगी आ गए, इसकी मामा कहती है बेटा ये डॉगी नहीं है, ये बिल्ली है। यहाँ बच्चा डिसइक्विलिब्रियम का शिकार होगा, क्योंकि उसकी ये नई चीज़ है। आप कुत्ते के बारे में या डॉगी के बारे में बच्चे का जहन जो है तब्दील होगा। कुत्ते की 4 टांगें हैं और बाल हैं, लेकिन वो म्यूं म्यूं नहीं करता। यहाँ पर वो डिसइक्विलिब्रियम का शिकार होगा, उसके लिए ये नई चीज़ होगी, नया स्कीमा जो है ना वो अपने जहन में बिठाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। मुस्लिम जो है ना वो सेपरेट स्टेट क्यों वो डिमांड कर रहे थे, किस बेस पे, वो अपने रिलीजन और कल्चर की बेस पे वो जो है ना वो इसका डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा MCQ है जामिया मिलिया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जामिया मिलिया का जो मीडियम था इंस्ट्रक्शन का वो कौन सा था, अरबी था, इंग्लिश था, वो इस तरह के ऑप्शन आते हैं, लेकिन वो था उर्दू के अंदर वो पढ़ाते थे। नेक्स्ट हमारा MCQ है सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ स्कूल डिपेंड्स। जो स्कूल जो है सक्सेसफुल वर्किंग है वो टाइम टेबल पे है, सूटेबल टाइम टेबल। अगर सूटेबल टाइम टेबल नहीं होगा तो कोई टीचर जल्दी आ रहा होगा, कोई बच्चे देर से आ रहे होंगे, ब्रेक का कोई पता नहीं होगा, पीरियड्स वो मेंशन नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो स्कूल जो है ना वो अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं सकेगा। जो सक्सेसफुल वर्किंग स्कूल है वो जो है ना सूटेबल टाइम टेबल पर उनका इन्हसार है। टाइम टेबल का उनके पास एक चार्ट होना चाहिए खूबसूरत सा कि ये पीरियड इतने बजे लगना है, इतने बजे असेंबली होनी है, इतने बजे ब्रेक होनी है, इतने बजे छुट्टी होनी है। नेक्स्ट हमारा MCQ ये लास्ट टाइम कर रहे हैं, इसके बाद जो है ना हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम डालेंगे फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस
प्रेजाइडेड बाय फजलुर रहमान। लेकिन बच्चे जो है यहाँ पर कैद आज़म लिखाते हैं। कैद आज़म ने इसको मतलब है कि प्रेजाइड तो किया था, लेकिन वो खुद शरीक नहीं हुए थे उस दिन। तो फजलुर रहमान से कहा कि आपने जो ना वो मेरा मैसेज पहुँचाते रहना। फजलुर रहमान जो है उस वक्त वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नहीं था, इसका कोई और होता था। लेकिन जो है ना ये जो प्रेजाइड है उस वक्त ये वक्ती तौर पर ये फजलुर रहमान ने किया था। तो यहाँ पर भी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।